गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा एक फ्रेंड है दीपक। दीपक के हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है। हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट की वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उनको पैक करके मार्केट में सेल कर देते हैं। उसकी फैक्ट्री में हमेशा बहुत सारा स्टॉक रहता है। रॉ मेटेरियल का स्टॉक, WIP का स्टॉक, पैकिंग मटेरियल का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक, करीब करीब 3 करोड़ रुपए की वैल्यू का स्टॉक उसकी फैक्ट्री में हमेशा रहता है। एक बार शॉर्ट सर्किट की वजह से उसकी फैक्ट्री में आग लग गई और अप्रोक्सीमेटली 90% स्टॉक आग से जल गया। करीब करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए का स्टॉक आग से जल गया। इसके अलावा दीपक का बिजनेस अगले 5 महीने के लिए बंद हो गया। मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस 5 महीने के लिए बंद, प्रोडक्शन 5 महीने के लिए बंद। अगर प्रोडक्शन बंद तो सेल्स भी 5 महीने के लिए जीरो। तो 5 महीने में वो जितना कमा सकता था वो प्रॉफिट भी वो नहीं कमा पाया। मगर मेरे फ्रेंड को बहुत कम नुकसान हुआ क्योंकि उसने अपने स्टॉक का और अपने प्रॉफिट का इंश्योरेंस करा रखा था। इंश्योरेंस फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये वर्ड बहुत सुना होगा, इंश्योरेंस। बहुत सारे तरह के इंश्योरेंस मार्केट में अवेलेबल है। आप लाइफ इंश्योरेंस करा सकते हो, आप अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस करा सकते हो, आप अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस करा सकते हो, आप अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करा सकते हो, आप अपने मोबाइल का इंश्योरेंस करा सकते हो, आप अपने प्रॉफिट के लॉस का इंश्योरेंस करा सकते हो। बहुत सारे तरह के इंश्योरेंस मार्केट में अवेलेबल है। अगर दीपक ने इंश्योरेंस नहीं ले रखा होता तो सारा का सारा नुकसान किसका होता? दीपक का होता। दीपक ने इंश्योरेंस ले रखा था तो इंश्योरेंस कंपनी ने दीपक को इंश्योरेंस क्लेम का पेमेंट किया। स्टॉक का भी उसने इंश्योरेंस करा रखा था और लॉस ऑफ प्रॉफिट का भी उसने इंश्योरेंस ले रखा था। इंश्योरेंस कंपनी से अगर आप इंश्योरेंस लेते हो स्टॉक के लिए, प्रॉफिट के लॉस के लिए, अगर आप इंश्योरेंस लेते हो और अगर आपके स्टॉक का लॉस होता है, अगर आपके प्रॉफिट का लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस क्लेम का पेमेंट करती है। ये इंश्योरेंस क्लेम कैसे कैलकुलेट होता है? फ्रेंड्स, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। अगर फायर से आपके स्टॉक का लॉस हुआ है, अगर फायर से आपके प्रॉफिट का लॉस हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कितने इंश्योरेंस क्लेम का पेमेंट करेगी? हमें इस चैप्टर में ये दे रखा है। 2 टॉपिक इस चैप्टर में दे रखे हैं। फर्स्ट, इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेशन फॉर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर एंड सेकंड, इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेशन फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट बाय फायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक से, विच इज इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेशन फॉर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। नोट करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो 2 टॉपिक मैंने आपको बताया इस चैप्टर में, इसमें फर्स्ट टॉपिक एग्जाम के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेशन, आप लिखिए फर्स्ट टॉपिक का नाम इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेशन फॉर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। वैसे तो स्टॉक का लॉस जरूरी नहीं है कि केवल फायर से ही हो, अर्थक्वेक से भी हो सकता है या और भी कोई दूसरा रीजन हो सकता है, बट हमारे कोर्स में जो लॉस ऑफ स्टॉक दे रखा है वो केवल लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर का इंश्योरेंस क्लेम कैसे कैलकुलेट करना है वो ही हमारे कोर्स में दे रखा है। इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेशन फॉर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, एक तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और एक लॉस ऑफ प्रॉफिट बाय फायर। तो फर्स्ट टॉपिक इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेशन फॉर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। इंश्योरेंस क्लेम की कैलकुलेशन कैसे होती है मैं आपको बताऊं। इसमें टोटल 4 स्टेप होते हैं। मैं सबसे पहले चारों स्टेप आपको नोट करा देता हूं, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में एक एक स्टेप को हम डिटेल में हम पढ़ेंगे कि हर स्टेप को कैसे करना है और कैसे हमें इंश्योरेंस क्लेम की कैलकुलेशन करनी है। सबसे फर्स्ट स्टेप का आप नाम लिखिए
स्टेप फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट। सबसे पहला स्टेप होता है हमें ग्रॉस प्रॉफिट की रेट को कैलकुलेट करना होता है। स्टेप सेकंड स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। डेट ऑफ फायर के दिन हमारे पास कितने रुपए का स्टॉक था, ये हमें सेकंड स्टेप में कैलकुलेट करना होता है। स्टेप थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ लॉस बाय फायर। कैलकुलेशन ऑफ लॉस बाय फायर। और लास्ट स्टेप होता है फोर्थ स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। हमें क्लेम को कैलकुलेट करना है। टोटल 4 स्टेप। कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट सबसे फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर सेकंड स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ लॉस बाय फायर थर्ड स्टेप, एंड फोर्थ स्टेप कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। टोटल 4 स्टेप और उससे हमें क्या मिलेगा, इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट मिल जाएगा। अब सबसे फर्स्ट स्टेप से चलते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा है कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट। स्टेप फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट। हमें सबसे पहले जीपी रेट को कैलकुलेट करना है। अब जीपी रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके 2 तरीके। या तो जीपी रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी, अगर हमें जीपी रेट क्वेश्चन में दे रखी है तो ओके। अगर हमें जीपी रेट क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो प्रिपेयर लास्ट ईयर ट्रेडिंग अकाउंट। हमें लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है एंड कैलकुलेट जीपी रेट। हमें लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और उससे हमें जीपी रेट को कैलकुलेट करना है। पहला स्टेप जीपी रेट को कैलकुलेट। या तो क्वेश्चन में जीपी रेट दे रखी होगी, दे रखी है तो ठीक है, ओके, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अगर हमें जीपी रेट नहीं दे रखी है तो हमें लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। मतलब हमें लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की डिटेल दे रखी होगी। लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और उससे हम जीपी रेट को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में आता है सेकंड स्टेप। स्टेप सेकंड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगी उस दिन जहां पर आग लगी, गोडाउन में आग लगी, फैक्ट्री में आग लगी, वहां पर कितने रुपए का स्टॉक था। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। जिस साल आग लगी उस साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और वो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ वहां से डेट ऑफ फायर तक। हमें डेट ऑफ फायर तक का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट टिल डेट ऑफ फायर। जनरली हम इस ट्रेडिंग अकाउंट को मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। डेट ऑफ फायर तक का जो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा हम जनरली उसको नाम देते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर हम क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद में आता है थर्ड स्टेप। तीसरा स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ
लॉस बाय फायर, फायर से कितना लॉस हुआ हमें ये कैलकुलेट करना है। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, उसमें से हमें लेस करना है साल्वेज गुड्स। मान लेते हैं कि जहां गोडाउन में आग लगी उस समय गोडाउन में 5 लाख रुपए का स्टॉक था, आग लगी और जो हमारे स्टाफ था, जो फैक्ट्री में उस समय जो भी एम्प्लॉइज अवेलेबल थे, उन्होंने करीब करीब 1 लाख रुपए का गुड्स आग से बचा लिया। तो 5 लाख रुपए का गुड्स गोडाउन में था उस समय, 1 लाख रुपए का गुड्स हमने बचा लिया। इसका मतलब है लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर कितना हुआ, 4 लाख रुपए का गुड्स। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस समय आग लगी उस समय गोडाउन में कितना स्टॉक था, माइनस जितना गुड्स हमने, जितनी वैल्यू का गुड्स हमने बचा लिया साल्वेज गुड्स, वो उसमें से माइनस हो जाता है। इसमें ऐड होता है फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। अगर फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस है, अगर है तो वो उसमें ऐड हो जाएगा और ये हमें अमाउंट क्या मिलेगा, कैलकुलेट, ये हो गया हमारा लॉस बाय फायर, मतलब हमें फायर से कितना नुकसान हुआ। अभी हम सारे स्टेप को एक बार वापस से और डिटेल में करेंगे। एक बार मैंने 4 स्टेप लिखा है, फिर चारों स्टेप को कैसे कैलकुलेट करना है वो बताया। अब हम हर एक स्टेप को फिर से वापस डिटेल में एनालाइज करेंगे। फिर आता है 4th स्टेप, स्टेप नंबर 4th, इट इज कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लेम इक्वल्स टू लॉस बाय फायर मल्टीप्लाई बाय इंश्योरेंस अमाउंट डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल अमाउंट। क्लेम इक्वल्स टू लॉस बाय फायर मल्टीप्लाई बाय इंश्योरेंस अमाउंट डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल अमाउंट। आप ये फटाफट से सारे के सारे स्टेप लिख लीजिए, फिर हम एक एक स्टेप को अब डिटेल में एनालाइज करेंगे। पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट। या तो आपको जीपी रेट क्वेश्चन में दे रखी होगी और या फिर आप लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर जीपी रेट कैलकुलेट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में जीपी रेट नहीं दे रखी है तो आपको लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की डिटेल दे रखी होगी। आप लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करोगे और जीपी रेट को कैलकुलेट करोगे। ये जीपी रेट कहां काम आएगी वो हम आगे बात करेंगे। हम जीपी रेट क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब आता है सेकंड स्टेप, हमें जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे गोडाउन में या फैक्ट्री में जहां आग लगी वहां पर कितने रुपए का स्टॉक था, हमें यह पता करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे करंट ईयर का, मतलब जिस साल आग लगी उस साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और ये ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा टिल डेट ऑफ फायर तक, फायर की डेट तक का ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा और हम उससे क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। मतलब स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर को हम बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे, पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और हमें बैलेंसिंग फिगर क्या मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। हम जनरली इस ट्रेडिंग अकाउंट को मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। ठीक है, अब आता है तीसरा स्टेप। अब हमें यह पता करना है कि फायर से कितना नुकसान हुआ। तो जिस समय आग लगी, मान लेते हैं उस समय हमारे गोडाउन में 5 लाख रुपए का स्टॉक था, हमने आग से कुछ स्टॉक को बचा लिया, 1 लाख रुपए की वैल्यू का हमने स्टॉक बचा लिया, मगर फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, वो जो आग से गुड्स निकाला और उस समय जो कुछ थोड़ा बहुत कुछ खर्चा हो गया, वो खर्चा उस लॉस में ऐड हो जाएगा। जितनी की वैल्यू का गुड्स बचा लिया वो माइनस हो जाएगा और उसको बचाने में जो खर्चा लगा फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस अगर है
तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस साल्वेज गुड्स प्लस फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस अगर दे रखे हैं तो रिजल्ट इज लॉस बाय फायर। और लास्ट स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। क्लेम इक्वल्स टू लॉस बाय फायर मल्टीप्लाई बाय इंश्योरेंस अमाउंट डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल अमाउंट। ओके, ये टोटल 4 स्टेप होते हैं। अब हम फिर से एक एक स्टेप के और डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले हमें जीपी रेट को कैलकुलेट करना होता है, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट। अगर क्वेश्चन में जीपी रेट दे रखी है तो ठीक, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन से ईयर का? लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। मान लो हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। तो हम 31 मार्च को क्या करते हैं, हम 31 मार्च को जैसे ही अकाउंटिंग ईयर एंड होता है उस पूरे 1 साल के फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, राइट। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च मान लेते हैं हमारा अकाउंटिंग ईयर है। मान लो हमारी फैक्ट्री में आग लगी और वो आग लगी 1 अगस्त 2023 को। 1 अगस्त 2023 को हमारी फैक्ट्री में आग लग गई। तो पिछला फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? पिछला फाइनेंशियल ईयर हो गया 1 अप्रैल 2022 31 मार्च 2023, ये हमारा पिछला फाइनेंशियल ईयर हो गया। अगर 1 अगस्त 2023 को आग लगी है, इट इज डेट ऑफ फायर। अगर डेट ऑफ फायर 1 अगस्त 2023 है तो हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर हो गया 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। हमें क्या करना है, हमें लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है वैसे तो आप लोगों को पता है, बट फिर भी एक फॉर्मेट में आपको थोड़ा बता देता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जो लास्ट अकाउंटिंग ईयर है हमें उसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट ये, हम लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बना रहे हैं, हमें जीपी रेट को कैलकुलेट करना है। अगर हमें क्वेश्चन में जीपी रेट दे रखी हो तो बिल्कुल इस ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने की हमें जरूरत नहीं है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद में यहां पर हम लिखेंगे टू परचेज। फिर इसके अलावा और एक्सपेंडिचर आते हैं, वेजेज, और एक्सपेंडिचर आते हैं फ्रेट इनवर्ड, यानी कि जिसको हम कैरिज इनवर्ड भी कहते हैं, फ्रेट इनवर्ड, या अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां पर मैं लिख देता हूं अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते, वो P&L अकाउंट में आते हैं, ठीक है। फिर हम यहां लिखते हैं बाय सेल्स, बाय सेल्स, और फिर हम लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, और इसका जो बैलेंस आता है वो आता है ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। बहुत सारे ट्रेडिंग अकाउंट आपने अभी तक बनाए होंगे। तो नॉर्मल हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है लास्ट ईयर का, अगर हमें जीपी रेट क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो। जीपी रेट क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी इसका रीजन आपको सेकंड स्टेप में समझ में आ जाएगा। सबसे पहला हमारा काम है जीपी रेट को कैलकुलेट करना, और इसके लिए हमें अगर क्वेश्चन में जीपी रेट दे रखी है तो एकदम ठीक है, फिर तो फर्स्ट स्टेप हाथों हाथ ही कंप्लीट हो गया। अदरवाइज हमें लास्ट ईयर का जो लास्ट अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हुआ उसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, और ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर हम उससे जीपी रेट को कैलकुलेट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, फ्रेट इनवर्ड, और भी कोई अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या जो भी है,
जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इंटरेस्ट की इनकम, इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर, ये सब P&L में आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते। सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, राइट। नॉर्मल जो रूल है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के, उसी रूल से आपको ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करना है। फिर आप इससे जीपी रेट निकाल सकते हो। जीपी रेट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू जीपी रेट। जीपी रेट अगर दे रखी है तो आपको बिल्कुल ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। जीपी रेट नहीं दे रखी है तो आपको उस क्वेश्चन में लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की डिटेल दे ही रखी होगी, तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की डिटेल इसलिए दे रखी है क्योंकि जीपी रेट क्वेश्चन में नहीं है। तो आपको जीपी रेट कैलकुलेट करने के लिए लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीट, ओके। अब आता है स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। फायर के दिन हमारे पास कितना स्टॉक था, जहां आग लगी, गोडाउन में आग लगी या फैक्ट्री में आग लगी, वहां पर कितनी वैल्यू का स्टॉक था। मान लो 1 अगस्त 2023, 1 अगस्त 2023 को हमारी फैक्ट्री में आग लग गई। इट इज डेट ऑफ फायर, डेट ऑफ फायर। तो हमें यह पता करना है कि 1 अगस्त 2023 को जहां पर आग लगी, मान लो गोडाउन में आग लगी, तो गोडाउन में कितनी वैल्यू का स्टॉक था। हम स्टॉक की वैल्यू रोज कैलकुलेट नहीं करते, हम स्टॉक की वैल्यू रोज के रोज कैलकुलेट नहीं करते। अगर हम रोज के रोज कैलकुलेट करते तब तो हमें पता है कि आग लगी उस दिन कितने रुपए का स्टॉक था, फिर तो सेकंड स्टेप भी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। हमें पता है जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास इतने रुपए का स्टॉक था। बट अगर रोज के रोज हम स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं करते, जो जनरली नहीं करते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जहां पर आग लगी, गोडाउन में आग लगी, तो गोडाउन में टोटल कितनी वैल्यू का स्टॉक, हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, लास्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा एंड हुआ, 31 मार्च 2023 को फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, तो हमने 31 मार्च 2023 तक के जो फाइनल अकाउंट्स है वो तो बना रखे, मतलब हमने वहां तक का ट्रेडिंग अकाउंट बना रखा है, P&L अकाउंट बना रखा है और वहां तक की बैलेंस शीट भी बना रखी है। हमें ये पता है कि 31 मार्च 2023 को हमारे पास कितने रुपए का स्टॉक था, क्योंकि हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो हमें 31 मार्च 2023 का तो स्टॉक पता है, मगर हमें 1 अगस्त 2023 का स्टॉक पता करना है, जिस दिन आग लगी। तो हम क्या करेंगे, एक अकाउंट बनाएंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, और वो अकाउंट बनेगा 1 अप्रैल 2023 से डेट ऑफ फायर 1 अगस्त 2023 तक का। हम यहां पर बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम, जनरली हम इसको नाम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट देते हैं, आप ट्रेडिंग अकाउंट भी लिख सकते हो, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा 1 अप्रैल 2023। जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ वो कब एंड हुआ, 31 मार्च 2023। तो हमें 1 अप्रैल 2023 से 1 अगस्त 2023 का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। और ये ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें 1 अगस्त 2023 का स्टॉक पता करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 अप्रैल 2023 से 1 अगस्त 2023 का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर को बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। यहां हम सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक कौन सा हो गया, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था, मतलब जो 31 मार्च 2023 का क्लोजिंग स्टॉक था वो 1 अप्रैल 2023 का ओपनिंग स्टॉक हो गया। हम लिखेंगे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को, ओपनिंग स्टॉक। फिर 1 अप्रैल 2023 से 1 अगस्त 2023 तक की परचेज, टू परचेज।
1 अप्रैल 2023 से 1 अगस्त 2023 तक की वेजेज। 2 फ्रेट इनवर्ड या जिसको हम कैरिज इनवर्ड भी कह सकते हैं। 2 फ्रेट इनवर्ड 1 अप्रैल 2023 से 1 अगस्त 2023 और एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 1 अप्रैल 2023 टू 1 अगस्त 2023 ये सारे जो भी डिटेल है, परचेज, वेजेज, फ्रेट इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड, जो भी नाम दे रखा हो, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सब लिखना है। जो जो दे रखे हैं एक्सपेंडिचर लिखना है। फिर हम लिखेंगे 1 अप्रैल 2023 टू 1 अगस्त 2023 तक की सेल्स। फिर लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसा आएगा? हमने फर्स्ट स्टेप में जीपी रेट को कैलकुलेट किया। हम ये मानते हैं कि जनरली जीपी रेट सेम चलती है ना। मान लो लास्ट ईयर जीपी रेट 20% थी, तो इस बार भी जीपी रेट 20% ही है। अगर कुछ एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जीपी रेट हमारी एवरी ईयर एक जैसी है। अगर कुछ चेंज होगा तो क्वेश्चन में दे रखा होगा। मान लो हमने लास्ट ईयर की जीपी रेट कैलकुलेट की 20% और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस बार जो जीपी की रेट है वो 5% ज्यादा है, तो मतलब इस बार की जीपी रेट कितनी हो गई? 25%, है ना। तो जीपी रेट जो लास्ट ईयर की हम जनरली मानते हैं कि वही जीपी रेट हमारी करंट ईयर की भी होगी, और नहीं तो क्वेश्चन में अगर एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो हम उस एडजस्टमेंट के हिसाब से इस बार की जीपी रेट कैलकुलेट करेंगे और फिर हमें ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? सेल्स मल्टीप्लाई बाय जीपी रेट। हमने फर्स्ट स्टेप इसीलिए जीपी रेट को कैलकुलेट किया, क्योंकि दो चीजें बैलेंसिंग फिगर नहीं निकल सकती। अगर हमें स्टॉक भी बैलेंसिंग फिगर निकालना हो, ग्रॉस प्रॉफिट भी बैलेंसिंग फिगर निकालना हो, तो दो चीजें बैलेंसिंग फिगर नहीं आ सकती। तो हमने जीपी रेट कैलकुलेट की, उससे हमें क्या मिल गया? जीपी अमाउंट, जीपी का ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट मिल गया, और हम इससे क्या बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे? स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर बाय क्लोजिंग स्टॉक। मतलब हम इसको ये भी लिख सकते हैं बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। और ये हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। तब आप ये समझ गए होंगे कि हमने फर्स्ट स्टेप में जीपी रेट कैलकुलेट क्यों की। अगर हम जीपी रेट को कैलकुलेट नहीं करते तो दो चीज़ों को बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाल सकते थे। तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया, और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होने से हमें स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर बैलेंसिंग फिगर मिल गया। अब ये जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें थोड़े से एडजस्टमेंट हमें सीखने पड़ेंगे। क्या क्या एडजस्टमेंट आते हैं, किस किस में एडजस्टमेंट होते हैं, कैसे एडजस्टमेंट होते हैं, ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, हम यहां पर पता करना चाहते हैं स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। एक स्टॉक होता है स्टॉक एज पर बुक्स, और एक स्टॉक होता है स्टॉक एज पर फिजिकल, मतलब जो फिजिकल स्टॉक है। फिजिकल स्टॉक और बुक्स वाला स्टॉक बहुत बार अलग अलग हो जाता है। क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकते हैं, हम एक एक एडजस्टमेंट को ध्यान से समझेंगे। जो आग से जला वो फिजिकल स्टॉक होता है, मतलब हमें फिजिकल स्टॉक को कैलकुलेट करना होता है। हमें फिजिकल स्टॉक को कैलकुलेट करना होता है, मतलब ये जो स्टॉक है हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वो स्टॉक होना चाहिए जो फिजिकल स्टॉक है। तो फिजिकल स्टॉक और स्टॉक एज पर बुक्स, इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है। क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमें फिजिकल स्टॉक कैलकुलेट करना है, बस ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। हमें फिजिकल स्टॉक कैलकुलेट करना है। हमें ये पता करना है कि जिस समय आग लगी उस समय, उस टाइम पर हमारे गोडाउन में कितने रुपए का स्टॉक था। हमें फिजिकल स्टॉक पता करना है, राइट। अच्छा, जैसे देखो यहां पर ओपनिंग स्टॉक तो लिखा। अब परचेज, ये परचेज कहां से हमें पता चलती है? परचेज हमें पता चलती है इनवॉइस से। मतलब 1 अप्रैल 2023 से 1 अगस्त 2023 के जो भी परचेज के बिल है, हमारे पास परचेज के बिल होंगे, परचेज के इनवॉइस होंगे। सप्लायर हमें जब हम सप्लायर से परचेज करते हैं तो वो हमें एक इनवॉइस देता है। तो हम सारे 1 अप्रैल 2023 से 1 अगस्त 2023 तक के जितने भी परचेज के इनवॉइस है उन सब की टोटल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? परचेज का अमाउंट मिल जाएगा। मगर मैंने अभी आपको कहा कि हमें फिजिकल स्टॉक से मतलब है। अब परचेज में क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकते हैं, हम सारे एडजस्टमेंट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी हम सेकंड स्टेप में चल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर।
अब यहां पर हम समझते हैं परचेज। ये जो सेकंड स्टेप है यही सबसे बड़ा स्टेप है, ध्यान रखना। परचेज की कैलकुलेशन, यहां जो परचेज का अमाउंट आएगा वो कैसे आएगा, परचेज का यहां जो अमाउंट लिखेंगे वो कौन सा अमाउंट होगा, उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट होंगे, आप ध्यान से समझना। सबसे पहले परचेज, जो परचेज हमने सारे बिल ऐड किए, जो परचेज का अमाउंट मिला, ये हमने लिखी परचेज, राइट। अगर परचेज रिटर्न है तो हम परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे। परचेज अगर रिटर्न है तो हम उस परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे। ओके। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ड्राइंग करते हैं, आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ड्राइंग कैश में हो सकती है, ड्राइंग गुड्स की हो सकती है। अगर ड्राइंग गुड्स की होती है तो वो परचेज में से माइनस होता है। अगर ड्राइंग गुड्स की है तो वो परचेज में से हमें माइनस करना होता है। तो ड्राइंग ऑफ गुड्स हमने गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, तो ड्राइंग ऑफ गुड्स हमें परचेज में से माइनस करनी होती है। ये आप लोगों ने 11-12 में भी पढ़ रखा होगा, ड्राइंग ऑफ गुड्स डिडक्ट फ्रॉम परचेज। ओके। इसके बाद में हम इसमें से माइनस करते हैं फ्री सैंपल। बहुत बार ऐसा होता है कि हम गुड्स को फ्री सैंपल में दे देते हैं, अगर हमने गुड्स को फ्री सैंपल में दिया है तो हम उसको परचेज में से माइनस करते हैं। अगर हमने गुड्स को फ्री सैंपल में दिया है तो हम उसको परचेज में से माइनस करते हैं। कभी कभी कुछ एरर भी हो जाती है। एरर कैसे? फॉर एग्जांपल हमने एक फिक्स्ड एसेट्स परचेज की। जब हम कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं तो हम उसको परचेज अकाउंट में डेबिट नहीं करते, हम उसको फिक्स्ड एसेट अकाउंट में डेबिट करते हैं। जैसे हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की 1 लाख रुपए की, तो हम डेबिट किसको करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है, पेमेंट किया है चेक से, तो हम उसकी एंट्री करते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट बाय मिस्टेक जो अकाउंटेंट था उसने क्या किया, उसने फिक्स्ड एसेट्स की परचेज को, मतलब जो प्लांट एंड मशीनरी को परचेज किया, उसकी जगह प्लांट एंड मशीनरी की जगह पर उसने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। मतलब हमने परचेज में प्लांट एंड मशीनरी की परचेज को भी शामिल कर दिया, जबकि प्लांट एंड मशीनरी की परचेज अकाउंट में नहीं जाती। अगर ऐसी कोई मिस्टेक हो रखी है तो हमें क्या करना है, वो जो फिक्स्ड एसेट्स की परचेज है जो ऑलरेडी परचेज में इंक्लूडेड है, हमें उसको परचेज में से माइनस करना पड़ेगा। फिक्स्ड एसेट परचेज, फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड इंक्लूडेड इन परचेज, जो परचेज में शामिल है इंक्लूडेड। अगर वो परचेज में हमने नहीं लिया तो ठीक है, फिर तो माइनस करने की जरूरत नहीं। अगर हमने उसको परचेज में डेबिट कर दिया है, फिक्स्ड एसेट्स खरीदी परचेज में डेबिट कर दिया है, तो ही हमें उसको परचेज में से माइनस करना है, इंक्लूडेड इन परचेज। और क्या माइनस होता है? और माइनस होता है, बहुत बार ऐसा, देखो मैंने अभी आपको कहा कि हमें फिजिकल स्टॉक से मतलब है। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मान लो मैंने गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज करते तो सप्लायर हमें क्या देता है? इनवॉइस देता है। मैंने गुड्स परचेज किया, मुझे इनवॉइस मिल गया, इनवॉइस मिला मतलब मैंने उसको अकाउंटिंग में डाल दिया, मैंने उसकी एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। अगर उधार खरीदा है तो कैश में खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मगर मैंने अभी तक उस गुड्स की डिलीवरी नहीं ली। फॉर एग्जांपल मेरी फैक्ट्री में आग कब लगी? मेरी फैक्ट्री में आग लगी 1 अगस्त 2023 को। मैंने क्या किया, 28 जुलाई को एक सप्लायर है, उसको मैंने परचेज का ऑर्डर दिया। मैंने कहा मुझे 2 लाख रुपए का गुड्स परचेज करना है। मैंने उसको ऑर्डर कब दिया? 28 जुलाई को ऑर्डर दिया। 28 जुलाई को मैंने उसको 2 लाख रुपए की गुड्स को परचेज करने का ऑर्डर दिया। सप्लायर ने हाथों हाथ बिल बनाकर भेज दिया, गुड्स अभी तक नहीं भेजा। क्या भेज दिया? इनवॉइस भेज दिया। मैंने उसको परचेज इनवॉइस में डाल दिया, मैंने उसकी एंट्री भी कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। मैंने उसको कहा मैं गुड्स की डिलीवरी 3-4 दिन बाद लूंगा। मैंने उसको कहा मैं गुड्स की डिलीवरी 3 से 4 दिन बाद में लूंगा, ठीक है। 28 जुलाई को मैंने बिल मटेरियल को परचेज करने का ऑर्डर दिया, सप्लायर ने मुझे बिल भेज दिया, मैंने उसके बिल से एंट्री कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। अभी तक मैंने गुड्स की डिलीवरी नहीं ली। 1 अगस्त जिस दिन आग लगी वहां तक मैंने उस गुड्स की डिलीवरी नहीं ली। मैंने उस गुड्स की डिलीवरी नहीं ली मतलब वो फिजिकली स्टॉक मेरे पास में नहीं आया। एज पर बुक्स मैंने परचेज कर लिया,
बिल आ गया तो मैंने उसको परचेज की एंट्री में डाल दिया, मैंने उसको परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, मतलब वो परचेज में इंक्लूड हो गया, बट फिजिकली वो स्टॉक मेरे पास नहीं आया क्योंकि मैंने अभी तक उस गुड्स का पोजीशन नहीं लिया। तो फिजिकली वो गुड्स अभी तक परचेज नहीं हुआ, मगर एज पर इनवॉइस, एज पर परचेज अकाउंट वो परचेज में शामिल है। अगर ऐसा कुछ परचेज में शामिल है, मतलब मैंने गुड्स परचेज किया, मुझे इनवॉइस मिला, मैंने उसको परचेज में शामिल कर लिया, बट अभी तक मैंने उस गुड्स की डिलीवरी नहीं ली, तो ऐसे गुड्स को हमें परचेज में से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक उस गुड्स की फिजिकल डिलीवरी मैंने नहीं ली है, राइट। तो यहां से माइनस करूंगा गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज बट फिजिकल डिलीवरी नॉट टेकन, गुड्स परचेज्ड एंड इनवॉइस रिसीव्ड, एंड इनवॉइस रिसीव्ड बट फिजिकल डिलीवरी नॉट टेकन। मैंने गुड्स परचेज किया, इनवॉइस मिल गया, मैंने उसकी एंट्री भी कर दी, परचेज अकाउंट में डेबिट भी कर दिया, बट अभी तक मैंने उस गुड्स की डिलीवरी नहीं ली। कोई भी कारण हो सकता है, मैंने कहा 4-5 दिन बाद डिलीवरी लेंगे, मगर एक बार आप बिल तो भेज ही दो, मैंने उनको पेमेंट भी कर दिया, सब कुछ हो गया, मगर वो जो गुड्स था अभी तक मैंने उसकी फिजिकल डिलीवरी नहीं ली, मतलब वो अभी गुड्स मुझे मिला नहीं है। तो जब मिला ही नहीं तो वो आग से जला भी नहीं, है ना। तो यहाँ पर गुड्स परचेज्ड एंड इनवॉइस रिसीव्ड बट फिजिकल डिलीवरी नॉट टेकन, हम इसको माइनस करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी परचेज अकाउंट में आ चुका है, जबकि अभी तक उस गुड्स की फिजिकल डिलीवरी मुझे नहीं मिली, मतलब जिस समय आग लगी उस समय वो स्टॉक मुझे मिला ही नहीं था, राइट। तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, प्लस। अब एक चीज प्लस भी होती है, प्लस क्या होती है, प्लस होता है गुड्स रिसीव्ड, गुड्स रिसीव्ड बट इनवॉइस नॉट रिसीव्ड, बट इनवॉइस नॉट रिसीव्ड। बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने किसी से गुड्स परचेज किया, गुड्स की डिलीवरी मिल गई, मगर अभी तक उस सप्लायर ने मुझे बिल नहीं दिया, इनवॉइस नहीं दिया। अब इनवॉइस नहीं दिया तो मैंने उसकी एंट्री नहीं की, मतलब मैंने परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर ये एंट्री की नहीं। जब एंट्री नहीं की तो वो परचेज अकाउंट में अभी तक डेबिट ही नहीं हुआ, मतलब परचेज अकाउंट में वो अभी तक गुड्स आए ही नहीं, जबकि गुड्स की फिजिकल डिलीवरी मुझे मिल चुकी है। गुड्स मिल गया मगर अभी तक उसका इनवॉइस नहीं मिला, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको परचेज में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकली तो गुड्स मुझे मिल गया बट एज पर अकाउंटिंग एंट्री अभी तक वो गुड्स मैंने परचेज नहीं किया, है ना, क्योंकि परचेज का इनवॉइस नहीं मिला। तो ऐसे गुड्स को मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा। देखो बहुत ध्यान से समझना, हमें फिजिकल स्टॉक से मतलब है, फिजिकल स्टॉक से मतलब है हमें। गुड्स मिल गया, इनवॉइस नहीं मिला, कोई बात नहीं, परचेज में ऐड कर दो। इनवॉइस मिला बट गुड्स नहीं मिला तो परचेज में से माइनस कर दो। हमें फिजिकल क्वांटिटी मतलब फिजिकल स्टॉक से मतलब है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, माइनस इसमें से एक होता है गुड्स सेंड टू कंसाइनी, गुड्स सेंड टू कंसाइनी। आप समझते हो कंसाइनमेंट को? अगर हमने कंसाइनी को गुड्स सेंड किया है, अगर हमने कंसाइनी को गुड्स सेंड किया है या फिर ब्रांच को गुड्स सेंड किया है, ब्रांच को गुड्स सेंड किया है एट कॉस्ट, अगर हमने कंसाइनी को गुड्स सेंड किया है, ब्रांच को गुड्स सेंड किया है, तो हम उसको परचेज में से माइनस करते हैं। क्या करते हैं? परचेज में से माइनस करते हैं, क्योंकि हमने इतनी गुड्स का स्टॉक जो था वो हमारे कंसाइनी को सेंड कर दिया या फिर हमने ब्रांच को सेंड कर दिया। तो जितनी कॉस्ट का गुड्स हमने कंसाइनी को सेंड कर दिया, ब्रांच को सेंड कर दिया, वो हमें परचेज में से माइनस करना होता है। वैसे इसके दो तरीके हैं, अगर आप परचेज में से माइनस नहीं भी करो तो आप इसको यहां दिखा सकते हो, बाय गुड्स सेंड टू कंसाइनी। आप इधर भी लिख सकते हो बाय गुड्स सेंड टू कंसाइनी या फिर ब्रांच। अगर आप ऐसा करते हो तो ये भी ठीक है, मतलब परचेज में से माइनस नहीं करके आपने उसको क्रेडिट साइड की तरफ दिखा दिया, बाय गुड्स सेंड टू कंसाइनी और ब्रांच। बट अगर आपने गुड्स को कंसाइनी को सेंड किया है, ब्रांच को सेंड किया है और प्रॉफिट चार्ज करके सेंड किया है, मतलब सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर किया है, तो आप उसको परचेज में से माइनस नहीं करोगे। अगर हमने गुड्स को कंसाइनी को सेंड किया है, कॉस्ट पे सेंड किया है, ब्रांच को सेंड किया है, कॉस्ट पे सेंड किया है, तो ही आप उसको परचेज में से माइनस करोगे।
अगर आपने गुड्स को कंसाइनी को सेंड किया है, ब्रांच को सेंड किया है, बट इनवॉइस वैल्यू पर सेंड किया है, मतलब प्रॉफिट ऐड करके सेंड किया है, तो आप उसको परचेज में से माइनस नहीं करोगे। फिर आप इसको हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे, क्योंकि आपने उसके ऊपर क्या अर्न किया है, आपने उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न किया है। हाँ, अगर आपने कॉस्ट पे सेंड किया है तो दो ऑप्शन है आपके पास। अगर आपने कंसाइनी को गुड सेंड किया है, ब्रांच को गुड सेंड किया है, कॉस्ट पे सेंड किया है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप उसको परचेज में से भी माइनस कर सकते हो, आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी शो कर सकते हो। बट अगर आपने गुड्स कंसाइनी को, ब्रांच को सेल्स वैल्यू पे सेंड किया है, कॉस्ट पे सेंड नहीं किया है, इनवॉइस वैल्यू पर सेंड किया है, तो आप उसको परचेज में से कभी भी माइनस मत करना। फिर आपको हमेशा उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही लिखना है, बाई गुड्स सेंड टू कंसाइनी या फिर जो ब्रांच है, राइट। कॉस्ट पे सेंड किया है तो आप उसको परचेज में से माइनस कर सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी दिखा सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और ये हमारी आ गई परचेज, ये हमारी परचेज आ गई, ठीक है। तो क्या क्या हमने लिखा परचेज में, जो परचेज आपको दे रखी है वो उसमें से हमें क्या क्या माइनस करना है। परचेज रिटर्न ये तो चलो वैसे भी जनरली माइनस करते ही हम। ड्राइंग ऑफ गुड्स, अगर गुड्स की ड्राइंग है तो माइनस करना होगा। फ्री सैंपल, हमने अगर फ्री सैंपल दिया है, अच्छा यहाँ पर और लिख दो चैरिटी, एक और लिख सकते हैं चैरिटी पे गुड्स दिया है, अगर हमने गुड्स चैरिटी में दिया है तो वो भी यहां से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चैरिटी ऑफ गुड्स, गुड्स अगर हमने चैरिटी पे दिया है तो भी यहां से माइनस हो जाएगा। ये जो भी माइनस हो रहे हैं ना, ये सब कॉस्ट पे होते हैं, मतलब परचेज रिटर्न ये भी कॉस्ट पे होता है, ड्राइंग ऑफ गुड्स ये भी कॉस्ट पे होता है, फ्री सैंपल। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है जैसे ड्राइंग ऑफ गुड्स मगर उसकी सेल्स वैल्यू दे रखी है, तो आप क्या करोगे, आप उसकी कॉस्ट निकालोगे और कॉस्ट यहां से माइनस करोगे। ये ड्राइंग ऑफ गुड्स, फ्री सैंपल, ये जो हमने लिखा है चैरिटी ऑफ गुड्स, ये सब कॉस्ट वैल्यू के माइनस होते हैं परचेज में से। अगर ये सेल्स वैल्यू पे दे रखें तो आपको प्रॉफिट माइनस करके उसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और कॉस्ट को यहां से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। जनरली अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब वो कॉस्ट पे ही दे रखे, तो ड्राइंग ऑफ गुड्स को माइनस करना है, फ्री सैंपल माइनस करना है। फिक्स्ड एसेट्स अगर हमने खरीदी और हमने उसको परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया तो आपको उसको परचेज में से माइनस करना पड़ेगा। गुड्स परचेज किया, इनवॉइस भी मिल गया बट गुड्स की डिलीवरी नहीं मिली, हमें उसको परचेज में से माइनस करना पड़ेगा। गुड्स रिसीव्ड बट इनवॉइस नॉट, गुड्स मिल गया बट इनवॉइस नहीं मिला तो हमें उसको परचेज में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकली गुड्स तो हमारे पास आ चुका है। गुड्स सेंड टू कंसाइनी, ब्रांच अगर हमने उनको कॉस्ट पे सेंड किया है तो परचेज में से माइनस होगा। चैरिटी ऑफ गुड्स परचेज में से माइनस होगा। ये सारे आपको परचेज में एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है, जो जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो। तो ये हो गया हमारा परचेज का पॉइंट। ओपनिंग स्टॉक में तो जनरली कोई पॉइंट होता नहीं है। ओपनिंग स्टॉक ये हमेशा किस पे आता है, कॉस्ट पे आता है। ओपनिंग स्टॉक किस पे आता है, कॉस्ट पे। बहुत बार ऐसा दिया होता है कि ओपनिंग स्टॉक ₹1 लाख और ये कॉस्ट से 10% कम है, तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, कॉस्ट पे कन्वर्ट करना पड़ता है। कैसे, जो वैल्यू दे रखी है उसमें आप डिवाइड करोगे 90% का। जैसे दे रखा है कि हमारा ओपनिंग स्टॉक है वो 1 लाख रुपए है और ये कॉस्ट से 10% कम है। मान लो कॉस्ट 100 है तो ये कॉस्ट से 10% कम है, मतलब ये 90% के बराबर है, तो हमें उसको कॉस्ट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, 1 लाख डिवाइडेड बाय 90%। मान लो ऐसा दे रखा है कि कॉस्ट जो ओपनिंग स्टॉक है वो 1 लाख है और ये कॉस्ट से 20% कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 80%, तो हमें ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ हो तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज। अब आती है वेजेज। वेजेज का एक्सपेंडिचर नॉर्मली आप ट्रेडिंग में कैसे निकालते हो, आउटस्टैंडिंग के एडजस्टमेंट आ सकते हैं, प्रीपेड के एडजस्टमेंट आ सकते हैं। आउटस्टैंडिंग का क्या करते हैं और प्रीपेड का क्या करते हैं, वेजेज। वेजेज या जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वेजेज या और भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनमें एडजस्टमेंट जनरली क्या आता है, जनरली इसमें एडजस्टमेंट आता है आउटस्टैंडिंग का और प्रीपेड का। तो वेजेज जितनी है हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, आपको पता होगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता है और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होता है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम
क्लोजिंग प्रीपेड को लेस करते, क्लोजिंग प्रीपेड को लेस करते और हम ओपनिंग प्रीपेड को ऐड करते हैं। ये सारे फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट आप लोगों ने पढ़े होंगे, जो आपने फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाना जहाँ सीखा होगा, वहाँ पर आपने सीखा होगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस, क्लोजिंग प्रीपेड लेस और ओपनिंग प्रीपेड ऐड होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और एडजस्टमेंट जनरली यहाँ पर आता है। जैसे मान लो हमने मशीन परचेज की 2 लाख रुपए की और उस मशीन को हमने फैक्ट्री में लाकर इंस्टॉल किया और हमारी 5,000 रुपए की वेजेज उस मशीन को इंस्टॉल करने में यूज हो गई। मतलब हमने वर्कर को कहा कि आज ऐसा करो, मशीन की इंस्टॉल करने में अपना टाइम दो, तो वर्कर ने 1 दिन का टाइम मशीन की इंस्टॉलेशन में दिया। उस दिन की वेजेज थी 5,000 रुपए। तो अगर मशीनरी की इंस्टॉलेशन है, उसमें जो भी वेजेज लगी है वो वेजेज नहीं है, वो मशीन अकाउंट में डेबिट होती है, राइट। अप टू इंस्टॉलेशन जो भी खर्चा लगता है वो सब एसेट अकाउंट में ही डेबिट होता है। अगर ऐसा कोई खर्चा है, वेजेज का यूज हमने मशीन की इंस्टॉलेशन में किया मगर वो वेजेज में इंक्लूड है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, वेजेज में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो वेजेज में ऐड नहीं होगा, फिर वो मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा। तो अगर इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस का यूज हो रखा है, वेजेज का यूज हो रखा है, तो हमें उसको उस खर्चे में से माइनस करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस यूज्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो वो हम एक्सपेंसेस में से माइनस कर देंगे। लिखा हुआ है कि वेजेज में 5,000 की वेजेज इंक्लूडेड है जो कि मशीन की इंस्टॉलेशन में लगी, तो हमें वेजेज में से 5,000 की वेजेज हटानी पड़ेगी, ठीक है। और ये हमें मिलेगा उस एक्सपेंसेस का अमाउंट। अलग अलग हो सकते हैं वेजेज, नाम अलग अलग हो सकते हैं, तो सबका अलग अलग कैलकुलेट करना है। वेजेज की कैलकुलेशन अलग, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन अलग, ठीक है। तो ये हमारा वेजेज का पॉइंट, फ्रेट इनवर्ड, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब आती है बात सेल्स। सेल्स में क्या क्या एडजस्टमेंट करने हो सकते हैं। सेल्स में हमें क्या क्या एडजस्टमेंट, सेल्स हमें कहाँ से पता चलती है, हमारी जो इनवॉइस बुक होगी, हमारी जो सेल्स के इनवॉइसेस होंगे उसकी टोटल करेंगे तो हमें सेल्स की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। इसमें से हम माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न। अगर सेल्स रिटर्न है तो हमें उसको सेल्स में से माइनस करना पड़ेगा। अगर सेल्स रिटर्न है तो हमें उसको सेल्स में से माइनस करना पड़ेगा। फिर हम माइनस करेंगे गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस एंड अप्रूवल नॉट रिसीव्ड, अप्रूवल नॉट रिसीव्ड। जो सेल्स की हमने अप्रूवल बेसिस पे और जितनी की हमें अप्रूवल नहीं मिली वो यहां से माइनस हो जाएगी। जैसे मान लो हमने गुड्स सोल्ड के अप्रूवल बेसिस पे करीब करीब 3 लाख रुपए का, उसमें से 1/3 की तो हमें अप्रूवल मिल गई मगर 2/3 की अप्रूवल नहीं मिली, तो 3 लाख का 2/3 होता है 2 लाख। 2 लाख की सेल्स, अच्छा जब हम अप्रूवल पे सेल्स करते हैं तो एक बार तो हम उसका बिल बना देते हैं, इनवॉइस बना देते हैं, मतलब वो सेल्स में तो पूरी इंक्लूडेड है 3 लाख। 1/3 की अप्रूवल मिल गई मतलब वो तो सेल्स हो गई, मगर 2/3 की अप्रूवल नहीं मिली। 2/3 की अगर अप्रूवल नहीं मिली तो वो सेल्स भी नहीं है, तो 3 लाख का 2/3, 2 लाख रुपए की सेल्स हमें सेल्स में से माइनस करनी पड़ेगी। जितनी सेल्स की अप्रूवल नहीं मिली वो सेल्स में से माइनस हो जाएगी, राइट। और इसमें क्या एडजस्टमेंट होता है, माइनस गुड्स सोल्ड बट नॉट डिस्पैच्ड, गुड्स सोल्ड बट नॉट डिस्पैच्ड। एक कस्टमर था, उसने हमसे 5 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया, मतलब हमने उसको 5 लाख रुपए की सेल की, बिल बना दिया, हमने उसको बिल दे भी दिया, मगर उसने कहा कि मैं गुड्स की डिलीवरी अभी नहीं ले रहा हूँ, मैं गुड्स की डिलीवरी 5 दिन बाद लूँगा। और उस 5 दिन में हमारी फैक्ट्री में आग लग गई। मतलब वो गुड्स एज पर बिल तो वो सेल हो चुका है मगर अभी तक फिजिकली हमारे पास पड़ा है, हमने अभी तक उसको डिस्पैच नहीं किया है।
तो जिस समय आग लगी वो स्टॉक हमारे पास था, वो गुड्स हमारे पास पड़ा था। सेल्स का मतलब क्या है, वो हम बेच चुके हैं, वो हमारे पास से जा चुका है, मगर हमने उसको सेल तो कर दिया एज पर बुक्स, वो हमारे पास से सेल हो चुका है क्योंकि हमने उसका बिल बना दिया, बट अभी तक हमने उसको डिस्पैच नहीं किया है, मतलब अभी तक फिजिकली वो हमारे पास पड़ा है। तो हमें ऐसे सेल्स को सेल्स में से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि फिजिकली अभी तक सेल नहीं हुआ, हमने अभी तक उसको डिस्पैच नहीं किया, मतलब हमारे पास ही वो गुड्स अभी तक पड़ा है। तो जितनी गुड्स हमने सेल कर दिया, इनवॉइस बना दिया, बट अभी तक हमने उसको डिस्पैच नहीं किया, उसको हमें सेल में से माइनस करना पड़ेगा। प्लस इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस नॉट प्रिपेयर्ड बट गुड्स डिस्पैच्ड। ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर था, हमारे पास गुड्स परचेज करने के लिए आया, हमने उसको गुड्स की डिलीवरी दे दी, मगर अभी तक हमने उसका इनवॉइस नहीं बनाया। तो फिजिकली तो सेल हो चुका है, बट अभी तक हमने उसका इनवॉइस नहीं बनाया, मतलब अभी तक अकाउंटिंग रिकॉर्ड के हिसाब से वो सेल्स नहीं हुआ, बट हम उसकी फिजिकल डिलीवरी दे चुके हैं। तो एज पर फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो वो गुड सेल हो चुका है और हमें फिजिकल स्टॉक से ही मतलब है। तो हम ऐसी सेल्स जिसका हमने डिस्पैच कर दिया बट अभी तक हमने उसका इनवॉइस प्रिपेयर नहीं किया, उसको हमें सेल्स में ऐड करना पड़ेगा। मतलब हम ये मान लेंगे कि वो सेल हो चुका है, इनवॉइस से तो नहीं बनाया बट डिस्पैच तो कर ही चुके हैं, तो फिजिकली वो गुड्स सेल हो चुका है, तो हमें उसको सेल्स में ऐड करना पड़ेगा। ये सारे एडजस्टमेंट हमें यहां पर करने होंगे और ये हमें क्या मिल जाएगी, सेल्स। ओके, अच्छा अब बात आती है ग्रॉस प्रॉफिट की। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होगी? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, सेल्स ये जो हम कैलकुलेट करेंगे सेल्स, इस पर हमें जीपी की रेट अप्लाई करनी है। सेल्स मल्टीप्लाई बाय जीपी रेट इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि हमने कंसाइनी को गुड सेंड किया, हमने ब्रांच को गुड सेंड किया और उसको हमने प्रॉफिट पे सेंड किया, तो इसका मतलब हमने जो कंसाइनी को गुड सेंड किया है, ब्रांच को गुड सेंड किया, हमने उस पर भी तो प्रॉफिट अर्न किया। प्लस ग्रॉस प्रॉफिट ऑन गुड्स सेंड टू कंसाइनी ब्रांच if goods sent on invoice price, अगर हम गुड्स को इनवॉइस प्राइस पे सेंड करते हैं, मतलब कॉस्ट पे सेंड नहीं करते, इनवॉइस प्राइस पे सेंड करते हैं, तो हमें कंसाइनी को जो गुड सेंड किया है, ब्रांच को जो गुड सेंड किया है, उस पे जितना प्रॉफिट अर्न किया वो भी हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। वैसे जो क्वेश्चन आए अभी तक उसमें ऐसी सिचुएशन कभी आई नहीं, गुड सेंड टू कंसाइनी, गुड सेंड टू ब्रांच, ये तो एग्जाम में है बट वो जनरली हमेशा दिए हुए होते हैं कॉस्ट पे सेंड किया, तो कॉस्ट पे सेंड किया उस पर तो प्रॉफिट होता नहीं है। अगर गुड्स को कंसाइनी को सेंड करते हैं, ब्रांच को सेंड करते हैं और कॉस्ट पे सेंड करते हैं, तो हम उसको परचेज में से माइनस कर सकते हैं। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हैं बट उसमें कोई जीपी नहीं होगा। बट अगर हमने गुड्स को सेंड किया है कंसाइनी को या ब्रांच को और इनवॉइस प्राइस पे सेंड किया है, तो हमें हमेशा उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है और उस पर कितना प्रॉफिट हुआ वो हमें जीपी में ऐड करना है, ठीक है। तो जीपी कैसे निकलेगा, जीपी ऑन सेल्स, एक तो सेल्स पर जीपी और एक गुड्स कंसाइनी को सेंड किया है, ब्रांच को सेंड किया है, इनवॉइस प्राइस पे सेंड किया है, तो उस पर हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया वो इसमें ऐड होकर हमारा टोटल जीपी आ जाएगा, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब बात आती है स्टॉक। अच्छा ये जो स्टॉक आएगा ना, अब इसमें भी एक और यहां पर पॉइंट हमें लिखना है, बाय स्टॉक विथ कस्टमर। देखो ये जो विथ कस्टमर, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। देखो जो गुड्स हम अप्रूवल बेसिस पे सेल करते हैं, जनरली अकाउंट में एडजस्टमेंट क्या करते हैं,
आप ये इंश्योरेंस क्लेम वाला चैप्टर छोड़ देते हैं। एक बार इंश्योरेंस क्लेम वाले चैप्टर को भूलकर हम नॉर्मल गुड्स सेल्स ऑन अप्रूवल का एडजस्टमेंट क्या करते हैं। जैसे मान लो हमने 3 लाख रुपए का गुड्स सेल के अप्रूवल बेसिस पे, उसमें हमारा प्रॉफिट है मान लो 50,000 रुपए, और ईयर एंड होने तक हमें अप्रूवल नहीं मिली, कितनी भी गुड मतलब जो गुड सेल किया उसकी अप्रूवल हमें नहीं मिली। तो हम जनरली ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं, सेल्स में से 3 लाख रुपए माइनस कर देते हैं, और उसकी जो कॉस्ट थी, कॉस्ट कितनी हो गई 2.5 लाख, 2,50,000, वो 2,50,000 की कॉस्ट हम क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देते हैं। मतलब हम दो एडजस्टमेंट करते हैं, सेल्स में से 3 लाख रुपए माइनस, और उसकी जो कॉस्ट होती है वो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देते हैं, राइट। अब यहां पर क्या एडजस्टमेंट है, सेल्स में से तो हमने जो जितनी की अप्रूवल नहीं मिली वो हमने सेल्स में से माइनस कर दी, ठीक है। मगर ये जो स्टॉक है, ये मैंने अभी आपको बताया कि हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो फिजिकल स्टॉक पता कर रहे हैं। अब हमारा यहाँ स्टॉक दो तरह का हो गया, एक वो स्टॉक जो हमारे गोडाउन में, और एक वो स्टॉक जो कस्टमर के पास है क्योंकि अभी तक उसकी अप्रूवल नहीं मिली। तो यहां पर हमें दो स्टॉक बताने होंगे। अगर हमने अप्रूवल पे सेल की है, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल है और अभी तक अप्रूवल नहीं मिली है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो हमें यहाँ अलग से दिखानी पड़ेगी, बाय स्टॉक विद कस्टमर, जिसकी अभी तक हमें अप्रूवल नहीं मिली है। आप समझ रहे हैं, जिसकी अप्रूवल नहीं मिली है उसको हमें यहाँ दिखाना है, ठीक है। और जिसकी अप्रूवल मिल चुकी है वो तो ऑलरेडी हम सेल्स में कर चुके हैं, वो सेल्स में होती है। तो अगर आपने ये अलग से नहीं लिखा तो पता है क्या होगा, ये जो स्टॉक आएगा, ये जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा, इसमें गोडाउन का स्टॉक और जो कस्टमर के पास स्टॉक पड़ा है जिसकी अप्रूवल नहीं मिली है वो दोनों इंक्लूड होके हो जाएगी। जबकि हमें पता करना है गोडाउन का स्टॉक, जिस समय आग लगी उस समय गोडाउन में कितने रुपए का स्टॉक था, हमें ये पता करना है। तो जब गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस है और कुछ गुड्स की हमें अप्रूवल नहीं मिलती, तो हम क्या करेंगे, जितने की अप्रूवल नहीं मिली है वो हमें सेल्स में से माइनस करनी, और उसकी जो कॉस्ट है वो हमें अलग से दिखानी है ट्रेडिंग अकाउंट में, बाय स्टॉक विथ कस्टमर, ठीक है। कैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लो एग्जांपल से बताता हूं। फॉर एग्जांपल, हमने कस्टमर को 3 लाख रुपीस का गुड्स सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल 3 लाख, राइट। हमारी जो जीपी रेट है वो 20% है, जीपी रेट इज 20%, ठीक है। 1/3 अप्रूव्ड बाय कस्टमर, 1/3 की अप्रूवल मिल गई, 1/3 की अप्रूवल मिल गई, मतलब 2/3 की अप्रूवल नहीं मिली, अप टू एंड ऑफ वो जो टाइम पीरियड खत्म हो रहा है वहां तक नहीं मिली, 2/3 नॉट अप्रूव्ड, ठीक है। मतलब हमें अप्रूवल नहीं मिली 2/3 की। तो 3 लाख का 2/3 कितना हुआ, 2 लाख। 2 लाख की सेल्स की अप्रूवल नहीं मिली, तो हमें क्या करना है, सेल्स में से 2 लाख रुपीस माइनस करना है। हमें क्या करना है, सेल्स माइनस 2 लाख रुपीस, जो सेल्स है उसमें से 2 लाख रुपए की सेल्स माइनस करेंगे क्योंकि उसकी अप्रूवल नहीं मिली। अब जितने की गुड्स की अप्रूवल नहीं मिली उसकी कॉस्ट क्या, हमारी जीपी रेट है 20%, तो 2 लाख का 20%, मतलब उस वो सेल्स जिसकी अप्रूवल नहीं मिली उसमें प्रॉफिट कितना है, 40,000 का प्रॉफिट है। तो हम क्या करेंगे, 2 लाख माइनस 40,000 इक्वल्स टू 1,60,000। 1,60,000 उस गुड्स की कॉस्ट है, हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में अलग से दिखाएंगे, बाय स्टॉक विद कस्टमर, बाय स्टॉक विद कस्टमर 1,60,000, 1,60,000 रुपए हम ट्रेडिंग अकाउंट में अलग से दिखाएंगे। अगर हमने इसको अलग से नहीं दिखाया तो वो स्टॉक में शामिल हो जाएगा, मतलब वो स्टॉक भी शामिल हो जाएगा कि वो स्टॉक भी हमारे गोडाउन में था, जबकि वो स्टॉक हमारे गोडाउन में नहीं था, वो कस्टमर के पास पड़ा है, अप्रूवल नहीं मिली है, राइट। तो हमें अलग से दिखाना पड़ेगा बाय स्टॉक विद कस्टमर, ये स्टॉक कस्टमर के पास पड़ा है, हमारे गोडाउन में नहीं है। तो जितनी गुड्स की अप्रूवल नहीं मिली उसकी जो कॉस्ट है वो हमें ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में अलग से शो करनी है, बाय स्टॉक विद कस्टमर, ओके। तो ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक मतलब स्टॉक गोडाउन बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा।
डेट ऑफ फायर है, डेट ऑफ फायर के दिन हमारी गोडाउन में कितने रुपए का स्टॉक था, वो हमें बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा, राइट। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट सेकंड स्टेप, और इससे हमें मिलेगा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। परचेज में कौन कौन से एडजस्टमेंट करने, सेल्स में कौन कौन से एडजस्टमेंट करने, वेजेज के एडजस्टमेंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट, जीपी कैसे कैलकुलेट करनी है, गुड सेंड टू कंसाइनी ब्रांच उसका एडजस्टमेंट क्या होगा, कॉस्ट पे सेंड करेंगे तो क्या करना है, इनवॉइस प्राइस पे सेंड किया तो कैसे करना है, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल का क्या करना है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से हमें स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम थर्ड स्टेप पे, आपको ये सब कुछ नोट करना है साथ साथ में, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप है लॉस बाय फायर को कैलकुलेट करना, लॉस बाय फायर को कैलकुलेट करना। वो मैंने आपको बताया कि जितने रुपए का स्टॉक था हमारे गोडाउन में, उसमें से हम माइनस करेंगे साल्वेज गुड्स को, मतलब जितनी कॉस्ट का गुड्स हमने आग से बचा लिया वो हम माइनस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस है, मतलब गुड्स बचाने में अगर कोई खर्चा लग गया तो वो खर्चा हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उससे नुकसान बढ़ेगा, उससे नुकसान कम नहीं होगा, उससे नुकसान बढ़ेगा। एक्सपेंडिचर से नुकसान बढ़ता है, घटता नहीं है, तो हम उसको ऐड करना पड़ेगा, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस अगर दे रखे हैं तो, एंड द रिजल्ट इज लॉस बाय फायर। अब आता है लास्ट स्टेप, और वो आता है क्लेम की कैलकुलेशन। क्या जितना नुकसान हुआ वो पूरा का पूरा क्लेम में मिल जाता है? मतलब मान लो जिस समय आग लगी मैंने स्टॉक कैलकुलेट किया, 5 लाख रुपए का स्टॉक था, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। अब आप ये जो चौथा स्टेप है इसको ध्यान से समझना। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ₹5 लाख, राइट। हमने इसमें से गुड्स साल्वेज किया, साल्वेज गुड्स ₹2 लाख, हमने 2 लाख रुपए का गुड्स आग से बचा लिया। फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस मान लो है ही नहीं, तो हमारे कितने स्टॉक का लॉस हो गया? 3 लाख का। तो जितना नुकसान हुआ क्या इंश्योरेंस कंपनी उतने का क्लेम देगी? 5 लाख रुपए का स्टॉक था, 2 लाख का हमने बचा लिया, 3 लाख रुपए का स्टॉक आग से जल गया, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी हमें 3 लाख रुपए क्लेम का पेमेंट करेगी? यहां पर भी एक कुछ पॉइंट है, अब वो पॉइंट समझते हैं क्या है। जब हम स्टॉक का इंश्योरेंस कराते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी से ये पूछा जाता है कि आप कितने रुपए का स्टॉक का इंश्योरेंस करा रहे हो, मतलब आप कितने रुपए की पॉलिसी ले रहे हो। हमें बताना होता है कि हम इतने रुपए की पॉलिसी ले रहे हैं, क्योंकि जो इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी चार्ज करती है वो पॉलिसी के हिसाब से चार्ज करती है कि आप कितने रुपए का इंश्योरेंस करा रहे हो, 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, कितने का इंश्योरेंस करा रहे हो। जितने ज़्यादा का आप पॉलिसी लोगे, जितने ज़्यादा रुपए की पॉलिसी लोगे, आपको उतनी ज़्यादा प्रीमियम पे करनी होगी। मान लो हम जनरली जब पॉलिसी लेते हैं, मतलब इंश्योरेंस कराते हैं, तो जनरली एवरेज स्टॉक के बेस पर लेते हैं। हम किसके बेस पर लेते हैं? एवरेज स्टॉक के बेस पर, कि हमारी फैक्ट्री में ऑन एन एवरेज कितने रुपए का स्टॉक रहता है। मान लो हमने एवरेज स्टॉक कैलकुलेट किया करीब 4 लाख रुपए का, अब उससे कम ज़्यादा हो सकता है, बट हमें उस समय नहीं पता कि जिस समय आग लगेगी उस समय कितना स्टॉक रहेगा, तो हमने एक एवरेज स्टॉक के बेस पर पॉलिसी ले ली। हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली 4 लाख रुपए के हिसाब से, इंश्योरेंस पॉलिसी हमने 4 लाख रुपए के स्टॉक की ली, और उसके हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी ने हमसे इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज किया, जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम उन्होंने चार्ज किया। इंश्योरेंस पॉलिसी हमने कितने की ली? 4 लाख की ली, ठीक है। जिस दिन आग लगी उस दिन कितने रुपए का स्टॉक था? हमारे गोडाउन में 5 लाख रुपए का स्टॉक था, 2 लाख का स्टॉक बचा लिया, 3 लाख रुपए का लॉस बाय फायर हुआ। हमने पॉलिसी कितने की ले रखी थी? 4 लाख की, नुकसान 3 लाख का हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी को पूरा क्लेम देना चाहिए। हमने 4 लाख की पॉलिसी ले रखी है, और हमें नुकसान हुआ 3 लाख रुपए का, लॉस से ज्यादा तो वो हमें प्रीमियम देंगे, वो जो क्लेम देंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि पॉलिसी 4 लाख की ले रखी है, नुकसान भले 3 लाख का हुआ, आप तो 4 लाख दो, नहीं।
लॉस से ज्यादा का अमाउंट हमें वो नहीं देंगे, ठीक है। तो हमें लॉस कितने का हुआ, हमें 3 लाख रुपए का स्टॉक का लॉस हुआ, और हमने पॉलिसी कितने की ले रखी थी, हमने 4 लाख की पॉलिसी ले रखी थी। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी जितना हमें नुकसान हुआ 3 लाख का, पूरे 3 लाख रुपए का क्लेम देगी? नहीं। यहां पर एक पॉइंट है, वो समझना आप। जिस समय आग लगी हमारे गोडाउन में कितने रुपए का स्टॉक था? हमारे गोडाउन में उस समय 5 लाख रुपए का स्टॉक था, ठीक है। अब आग से कितना जला, आप उस बात को एक बार भूल जाओ, ठीक है। 5 लाख रुपए का स्टॉक था जिस समय आग लगी, और हमने पॉलिसी कितने की ले रखी थी? हमने 4 लाख रुपए की पॉलिसी ले रखी थी। इसका मतलब है हमने पूरे स्टॉक का इंश्योरेंस नहीं करा रखा था। जिस समय आग लगी उस समय 5 लाख रुपए का स्टॉक था, और आपने पॉलिसी ले रखी थी केवल 4 लाख की। मतलब आपने अपने स्टॉक का केवल 80% इंश्योरेंस ही कराया। 80% कैसे? 5 लाख रुपए का स्टॉक था जिस समय आग लगी, जला कितना उसको एक बार भूल जाओ। जिस समय आग लगी आपके पास स्टॉक कितने का था? 5 लाख का स्टॉक था, और आपने पॉलिसी कितने की ले रखी थी? आपने केवल 4 लाख की पॉलिसी ले रखी थी। 4 लाख 5 लाख का 80% होता है, मतलब आपने केवल 80% स्टॉक का इंश्योरेंस ले रखा है, आपने पूरे स्टॉक का इंश्योरेंस नहीं लिया। जिस समय आग लगी आपकी गोडाउन में 5 लाख रुपए का स्टॉक है, और आपने केवल 4 लाख की पॉलिसी ले रखी है, मतलब आपने केवल 80% स्टॉक का इंश्योरेंस करा रखा है। तो आपको जितना नुकसान हुआ हम केवल आपको 80% ही क्लेम देंगे। मतलब आपको नुकसान कितना हुआ? 3 लाख का। तो 3 लाख का 80% कितना होता है? 240। हम आपको 2,40,000 रुपीज का ही इंश्योरेंस देंगे, मतलब क्लेम देंगे। इंश्योरेंस कंपनी कहती है जिस समय आग लगी उस समय 5 लाख रुपए का स्टॉक था, तो आपको पॉलिसी 5 लाख की लेनी थी, आपने पूरा स्टॉक का इंश्योरेंस नहीं कराया। मतलब अगर आपकी फैक्ट्री में 5 लाख का स्टॉक है तो 5 लाख की पॉलिसी लेनी चाहिए थी। अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी ले रखी होती, मतलब आपने पूरे स्टॉक का इंश्योरेंस करा रखा है। तो अगर नुकसान 3 लाख का हुआ है तो हम आपको 3 लाख देते, है ना। 5 लाख का स्टॉक, आपने पॉलिसी ले रखी है 4 लाख की, मतलब आपने केवल 80% स्टॉक का ही इंश्योरेंस करा रखा है। तो आपको जितना नुकसान हुआ पूरा हम क्यों देंगे? क्योंकि आपने पूरे स्टॉक का इंश्योरेंस ही नहीं ले रखा था, आपने केवल और केवल 80% का इंश्योरेंस करा रखा था, तो हम आपको क्लेम भी 80% ही देंगे। मतलब आपको जितना नुकसान हुआ उसका 80% ही हम क्लेम देंगे। ये जो कैलकुलेशन हमने की है इसको कहते हैं एवरेज क्लॉज। क्या कहते हैं? एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज ये कहता है कि क्लेम की कैलकुलेशन कैसे होगी। क्लेम इक्वल्स टू लॉस बाय फायर, आपको फायर से जितना नुकसान हुआ, मल्टीप्लाई बाय इंश्योरेंस अमाउंट। इंश्योरेंस अमाउंट का मतलब है आपकी इंश्योरेंस की पॉलिसी कितने की है, डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल अमाउंट। इंश्योरेबल अमाउंट का मतलब है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। इंश्योरेबल अमाउंट का मतलब है इंश्योरेबल अमाउंट का मतलब है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस समय आग लगी उस समय कितने रुपए का स्टॉक था, आपको उतने की पॉलिसी लेनी चाहिए थी। और इंश्योरेंस अमाउंट का मतलब है इंश्योरेंस की पॉलिसी। इंश्योरेंस अमाउंट का मतलब है इंश्योरेंस की पॉलिसी, आपने कितने की पॉलिसी ले रखी है। तो 5 लाख का स्टॉक, आपने पॉलिसी केवल 4 लाख की ले रखी है, मतलब आपने पूरे स्टॉक का इंश्योरेंस ही नहीं कराया, आपने केवल 80% का इंश्योरेंस कराया। तो आपको जितना नुकसान हुआ हम उसका 80% ही क्लेम देंगे। अब इसी एग्जाम्पल में मान लो हमने इंश्योरेंस की पॉलिसी 6 लाख की ले रखी होती, हमने इंश्योरेंस की पॉलिसी 6 लाख की ले रखी होती, ठीक है। अब अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्लेम को कैलकुलेट करना है, लॉस बाय फायर कितना नुकसान हुआ, 3 लाख। इंश्योरेंस का अमाउंट, आपने 6 लाख की पॉलिसी ले रखी है, और जिस दिन आग लगी उस समय आपके पास कितना स्टॉक था, 5 लाख। ये अगर आप अमाउंट कैलकुलेट करोगे 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 लाख, तो ये अमाउंट होगा 3,60,000। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी
आपको लॉस जितना हुआ उससे भी ज्यादा क्लेम देगी? नहीं। अगर ये अमाउंट आप जो कैलकुलेट करोगे, ये जो आप अमाउंट कैलकुलेट करोगे, अगर इसका अमाउंट अगर लॉस से ज्यादा आता है तो क्लेम इज रेस्ट्रिक्टेड टू लॉस, एक्चुअल लॉस। मतलब ये अमाउंट अगर लॉस बाय फायर, मतलब जो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जो अमाउंट आएगा अगर वो लॉस बाय फायर से कम है तो उतना क्लेम मिलेगा आपको। बट अगर वो अमाउंट लॉस से भी ज्यादा आ जाता है तो आपका जो क्लेम बनेगा वो लॉस जितना हुआ है उतना ही क्लेम बनेगा। मतलब ये क्लेम का अमाउंट कभी भी लॉस से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब आपको जितना लॉस हुआ उससे ज्यादा आपको क्लेम कभी नहीं मिल सकता, भले आपने कितने की पॉलिसी ले रखी हो। आपका जितना एक्चुअल लॉस है उससे ज्यादा क्लेम कभी नहीं हो सकता, आपने पॉलिसी चाहे कितने की भी ले रखी हो। समझे आप? तो यहां पर हमें क्लेम को कैलकुलेट करने के लिए लॉस बाय फायर जितना हुआ, मतलब जो आपने थर्ड स्टेप से कैलकुलेट किया लॉस बाय फायर, उसको मल्टीप्लाई करोगे इंश्योरेंस की पॉलिसी जो ले रखी है उससे, डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल अमाउंट से। बट अगर मान लो कि भी किसी क्वेश्चन में इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट ही नहीं दिया हुआ तो फिर जितना लॉस हुआ है उतना ही हम क्लेम लिख देंगे, अगर मान लो ऐसा है तो। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट दे रखा है तो हमें क्लेम को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है तब तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। बट अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा हुआ तो भी जनरली हम ये एज्यूम करते हैं कि एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल। तो हमें क्या करना है, लॉस बाय फायर मल्टीप्लाई बाय इंश्योरेंस अमाउंट डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल अमाउंट। अगर क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि एवरेज क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल, मान लो लिखा हुआ है, तो हमने पॉलिसी कितने की ली, 4 लाख की, लॉस कितना हुआ 3 लाख, तो पूरा 3 लाख रुपए का क्लेम मिल जाएगा। मतलब जितना लॉस हुआ है अगर वो पॉलिसी के अमाउंट से कम है तो आपको पूरा क्लेम मिल जाएगा। मान लो पॉलिसी ले रखी है 4 लाख की और एक्चुअल लॉस हो गया 4.5 लाख का, तो हमें केवल 4 लाख का क्लेम ही मिलेगा। तो उस केस में हम कंपेयर करेंगे लॉस कितना हुआ, पॉलिसी कितने की थी। अगर लॉस पॉलिसी से कम है तो जितना लॉस हुआ उतना का क्लेम, अगर लॉस का अमाउंट पॉलिसी से भी ज्यादा का है तो हमें पॉलिसी जितना क्लेम मिलेगा। अगर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है तो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें ये एज्यूम करना है कि एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल। वहां पर आप एजम्पशन लिख देना, एजम्पशन वी एज्यूम दैट एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल। और क्लेम को कैलकुलेट करने का हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लॉस बाय फायर मल्टीप्लाई बाय इंश्योरेंस अमाउंट डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल अमाउंट। क्लेम कभी भी लॉस से ज्यादा नहीं हो सकता और क्लेम कभी भी पॉलिसी से भी ज्यादा नहीं हो सकता। पॉलिसी से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब जितने की पॉलिसी ले रखी है उससे ज्यादा का क्लेम नहीं हो सकता, और जितना एक्चुअल लॉस है उससे भी ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये जो फर्स्ट टॉपिक है ये पूरा हमने डिस्कस किया। टोटल 4 स्टेप होते हैं, कौन कौन से एक बार से वापस से फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। लॉस इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेशन फॉर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। पहला स्टेप जीपी रेट को कैलकुलेट करना, दूसरा स्टेप स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर को कैलकुलेट करना, तीसरा स्टेप लॉस बाय फायर को कैलकुलेट करना, और चौथा क्लेम को कैलकुलेट करना। जीपी रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, या तो क्वेश्चन में जीपी रेट दे रखी होगी तो ठीक, नहीं तो लास्ट एक का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट बना के जीपी रेट को कैलकुलेट करेंगे। दूसरा स्टेप कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, इसके लिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का वही फॉर्मेट जो ट्रेडिंग अकाउंट का है, बट परचेज में बहुत सारे एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया, सेल्स में बहुत सारे एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया। परचेज में क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं, परचेज रिटर्न माइनस होता है, ड्राइंग ऑफ गुड्स माइनस होता है, चैरिटी ऑफ गुड्स माइनस होता है, फ्री सैंपल माइनस होता है। अगर कोई एसेट परचेज की वो भी उसमें इंक्लूडेड है तो वो भी हमें उसमें से माइनस करनी पड़ेगी। कोई गुड्स ऐसा जिसको हमने जिसका इनवॉइस मिल गया बट अभी तक उस गुड्स की हमें डिलीवरी नहीं मिली तो उसको भी हमें माइनस करना पड़ेगा, और हमें प्लस करना पड़ेगा वो गुड्स जिसकी डिलीवरी मिल गई बट इनवॉइस नहीं मिला। अगर हमने गुड्स सेंड टू कंसाइन नहीं किया है, ब्रांच को गुड्स सेंड किया है, कॉस्ट पे सेंड किया है, तो उसको भी हमें परचेज में से माइनस करना पड़ेगा, या फिर उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हैं। सेल्स में सेल्स रिटर्न माइनस होगा, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस पे माइनस होगा। अगर हमने गुड्स सेल कर दिया, इनवॉइस प्रिपेयर कर दिया बट अभी तक गुड्स को डिस्पैच नहीं किया है तो उसको भी हमें सेल्स में से माइनस करना पड़ेगा। ऐड क्या करना पड़ेगा, हमने गुड्स डिस्पैच कर दिया बट अभी तक इनवॉइस नहीं बनाया
तो एक तरह से फिजिकली तो गुड सेल हो चुका है, तो हमें उसको सेल्स में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कंसाइनी को गुड सेंड किया है, इनवॉइस प्राइस पे सेंड किया है, ब्रांच को गुड सेंड किया है, इनवॉइस प्राइस पे सेंड किया है, तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको लिखना पड़ेगा और उसमें जितना प्रॉफिट है वो जीपी में शामिल हो जाएगा। मतलब जीपी कैसा आएगा, सेल्स पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना, और कंसाइनी और इन ब्रांच को जो गुड सेंड किया है, इनवॉइस प्राइस पे सेंड किया है, उसमें कितना प्रॉफिट है, उससे हमारा जीपी आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन, वेजेज की कैलकुलेशन के बारे में भी हमने सीखा। आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट, प्रीपेड का एडजस्टमेंट, अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स को इंस्टॉल किया उसमें अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का यूज हुआ है और वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में शामिल है तो उसको हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से माइनस करना पड़ेगा। अगर हमने गुड सोल्ड टू कस्टमर किया है, अप्रूवल बेसिस पे किया है, तो जितने की अप्रूवल नहीं मिली वो सेल्स में से माइनस हो जाएगी और उसकी कॉस्ट को ट्रेडिंग अकाउंट में अलग से लिखेंगे बाय स्टॉक विद कस्टमर, और हमें बैलेंसिंग फिगर मिलेगा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। फिर तीसरा स्टेप, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर में से हमें साल्वेज गुड्स को माइनस करना पड़ेगा और फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस अगर है तो प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। और लास्ट हमें क्लेम को कैलकुलेट करना है, लॉस बाय फायर मल्टीप्लाई बाय इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल अमाउंट। इंश्योरेबल अमाउंट का मतलब होता है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। जो क्लेम का अमाउंट है वो कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी से ज़्यादा नहीं हो सकता और एक्चुअल लॉस से भी ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशन अब हम नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जिससे कि ये सारे जो पॉइंट है हमारे लिए क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।